नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बीकानेर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री पर जोरदार हमला बोलते हुए देखे गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें कि सीएम 2 दिन के दौरे पर बीकानेर में थे, वहां पर जनसुनवाई की सर्किट हाउस में और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ईआरसीपी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री से कहकर एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं। ईआरसीपी तो बीजेपी की बनाई हुई परियोजना है और परियोजना स्वीकार अगर नहीं करवा सकते तो काहे के मंत्री। बड़ी खबर बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी राय रखी है। सरकार के कामकाज को गिनाया, साथ ही साथ विपक्षियों पर जमकर बरसे सीएम अशोक गहलोत। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जोरदार हमला बोला। कहा, अगर राजस्थान के लोगों के लिए, जिसमें 13 जिलों के लोगों को फायदा होगा, अगर उस योजना को प्रधानमंत्री से स्वीकृत नहीं करवा सकते तो काहे के मंत्री। और जनसुनवाई के बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के मुद्दे पर जमकर प्रहार किया है। जैसे ईआरसीपी है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, उनका बनाया हुआ वसुंधरा जी का है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बीजेपी के एमएलए ने मुझे कहा है ईआरसीपी के बारे में मैं सकारात्मक सोच रखूँगा, इसके बारे में एग्जाम में पूरी करवा रहा हूँ। पूरी मैंने मेरे सोशल मीडिया में डाला, आपने छापा भी होगा। तो जो प्रधानमंत्री 2 बार बोल चुका है, राष्ट्रीय परियोजना कोई बहुत बड़ी बात है। 16 योजनाएं चल रही देश के अंदर, 17वीं चल जाएगी। राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके हैं, पानी नीचे है नहीं, खारा पानी है। आप बताइए, 13 जिले इंपॉर्टेंट हैं ईस्टर्न राजस्थान के। इधर इंदिरा गांधी कैनाल आ गई हमारे लिए, तो उधर तो वही योजना है। सिर्फ 40,000 करोड़ का मामला था, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं, उनको पूछो तुम काहे के केंद्रीय मंत्री हो? केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री। उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना जो है जोधपुर जा रही है, पाली बाड़मेर जा रही है, वहाँ भी 1500 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको खुद का क्षेत्र हुआ है, उनको आगे आगे मदद करनी चाहिए थी। कोई जमाना 90-10 था रेशियो, 90% देती थी बाढ़ से का, अब आधा कर दिया है। बताइए आप। तो आप बताओ, जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है, और आप बड़ी बहादुरी हाँक रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूँगा, राजनीति इस्तीफा दे दूँगा। वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। और जब पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं है। तो ये स्थिति जब बनती है एक मंत्री की, अगर मान लो प्रधानमंत्री नहीं भी कहते तो क्या प्रदेशवासी ये एक्सपेक्ट नहीं करते केंद्र से? 25 MP हमने दिया वो जिता करके, हमारा केंद्रीय मंत्री बन गया जल संसाधन मंत्री, तो कम से कम एक परियोजना को तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए। इतनी भी उसकी औकात नहीं है, तो काय का मंत्री वहाँ पे फिर है? जो प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस नहीं कर सके, प्राइम मिनिस्टर का बोला हुआ शब्द है, अलग कर दो उसको, तब भी उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि भाई मेरा एक खुद का रास्ता का मामला, प्रधानमंत्री जी इसको तो हमें करना पड़ेगा। ये तो बात है। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने सर्किट हाउस पर लोगों की समस्याओं को सुना, जनसुनवाई की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने करौली हिंसा को लेकर के कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिर्फ कानून का राज ही चलेगा, हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में कई शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा एजेंडा राइट टू हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और विकास का एजेंडा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में शांति रखने का प्रयास है, देश में खतरनाक माहौल चल रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार देश को लूट रही है, देश में तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, महंगाई के चलते लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज धनबल के सहारे राजनीति की जा रही है। यूपी गवर्नमेंट ने फैसले कोई कम नहीं किए। राइट टू एजुकेशन क्रांतिकारी फैसला, राइट टू फूड सिक्योरिटी, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, हम 1 रुपये किलो दे रहे हैं, वो अलग है। RTI जो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम हो गया, अब हो सकता है उसका मिसयूज भी हो रहा है कुछ, अपन जानते हैं, पर असली मकसद तो अच्छा था ना।
उसी रूप में हमारी प्रायोरिटी अभी है कि हम इनकी तरह मैंने अभी एक ट्वीट किया था। मैंने कहा कि महंगाई कितनी बढ़ो भले, बीजेपी को ये भ्रम हो गया है कि महंगाई बढ़ने की परवाह मत करो, हम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, ये उनको भ्रम है। और युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा कि उनको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे आने वाला कल उनका है भविष्य देश के अंदर। चिंता लगी हुई हम लोगों को कि भाई अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, जितने लेखक हैं, साहित्यकार, पत्रकार देश के अंदर, उनके अगर आर्टिकल पढ़ो तो मैं समझता हूँ कि पूरी पिक्चर सामने आ सकती है। कई लोग थक गए लिखते लिखते थक गए तो परवाह नहीं कर रहे हैं। अब करौली में आग लगाने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। इनको इंस्ट्रक्शन है दिल्ली से कि राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है, जो 4 साल फैसले हुए हैं, पिछला बजट भी अच्छा था हमारा, तो इनको मालूम पड़ गया कि अब हमारे कोई दाल गलने वाले नहीं राजस्थान के अंदर, तो अब आप ध्रुवीकरण करो। हिंसा के लोग उतर रहे हैं, जब आप उनको मैसेज नहीं दोगे। मैं बार बार मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए, गृह मंत्री, वो देशवासियों को संबोधित करें और उनको कहे कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट है, हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है। 2 बातें तो कहे वो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद हुआ है। दरअसल जानकारी के मुताबिक रामनवमी के मौके पर शहर में लाउड स्पीकर लगाए गए थे और इसी को लेकर के विवाद उस वक्त गहरा गया जब लोगों ने इन लाउड स्पीकर्स को लेकर के अपनी आपत्ति जताई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की है। ये बड़ी खबर भरतपुर से, रामनवमी पर यहां लाउड स्पीकर विवाद की वजह बन गए। दरअसल ये लाउड स्पीकर लगाए गए थे जो बिना प्रशासन की अनुमति के, और इसके बाद कुछ लोगों ने इसको लेकर के आपत्ति जताई। नारे बज रहे, नारे और माइक बज रहा है। इस पर प्रशासन में जागता के आए, एसडीएम साहब भी आए, तो इनसे हमने जो गृह विभाग के नया प्रपत्र है उसमें परमिशन के लिए अप्लाई किया। उन्होंने अप्लाई कर दिया है और हमने उचित हिदायत के साथ में इनको उसकी परमिशन दी। श्री राम धनु प्रभु श्री राम की जो चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी, उन चौपाइयों का वाचन हो रहा था, लेकिन कुछ हिंदू विरोधी मानसिकता के लोगों ने गलत प्रशासन को सूचना देकर ये काम किया। प्रशासन के द्वारा हमें जैसा बताया गया कि आपकी परमिशन हो गई है इसकी, उन्होंने रेगुलर कर दिया। अब हम शाम की जो रैली है, आज की रैली में आप देखना हिंदू समाज उमड़ेगा आज, क्योंकि ये प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद पहली बार ये रामनवमी पड़ रही है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के जो विवाद उठा, अब क्या उसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाल लिया गया है? देखिए अमन, जिस तरह से आज रामनवमी के त्योहार पर शोभा यात्रा निकालनी है, उसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहर में जगह जगह जो है स्पीकर लगाए गए थे और उन्हीं स्पीकरों पे जो राम धुन है वो बज रही थी। ऐसे में जामा मस्जिद जो है वहां पर एक पोल पर 2 स्पीकर लगे हुए थे, उनसे राम धुनी जो बज रही थी, तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने वहां मौके पर पहुंचकर और इन स्पीकर को बंद करा दिया। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे उन्होंने नाराजगी जताई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की कि किस तरह से इन स्पीकरों को जो है बंद कराया गया है। मस्जिद के सामने इनको बंद कराया गया, तो थोड़ा सा वहां पे लोगों ने नारेबाजी की। हालांकि मौके पर जो पुलिस है वो वहां पर तैनात की गई है, अभी भी वहां पर भारी पुलिस जाब्ता जो है तैनात किया गया है। पुलिस के तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनके साथ समझाइश की गई और मामले को जो है शांत करा दिया गया है। लेकिन फिर भी इस मामले को देखते हुए वहां पर जो है पुलिस के भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और अभी भी जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो अब पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाला है और लोगों को समझाइश की है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। करौली हिंसा मामले को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। मंत्री रमेश मीणा व्यापारियों की बैठक ले रहे हैं। राजरानी पैलेस में ये बैठक चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बैठक में व्यापारी और गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं। शांति बहाली और व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा की जा रही है। इस बैठक में पूर्व विधायक दर्शन सिंह समेत अन्य लोग मौजूद हैं। ये बड़ी खबर करौली से। लगातार प्रशासन की कोशिश यही है कि किस तरीके से पूरी तरह शांति व्यवस्था यहां पर कायम हो सके, ताकि जो कर्फ्यू लगातार चल रहा है उसकी न केवल ढील को बढ़ाया जा सके बल्कि कर्फ्यू को खत्म किया जाए और जो जीवन है उसको सुचारू किया जा सके। तमाम कोशिशें लगातार की जाए। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि एक बैठक व्यापारियों की ले रहे हैं मंत्री रमेश मीणा। व्यापारियों के साथ ये बैठक राजरानी पैलेस में चल रही है। व्यापार मंडल के लोगों के साथ साथ पूर्व विधायक दर्शन सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। शांति बहाली और व्यवस्थाओं को लेकर के आपस में चर्चा जारी है। वहीं करौली में आज भी कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। आज सुबह 9 बजे से कर्फ्यू में ढील दी गई जो 1 बजे तक जारी रही। इस दौरान बाजार खुले हुए नजर आए और लोग अपने जरूरी सामान की खरीदारी में जुटे रहे। 9 बजते ही बाजारों में खासी चहल पहल नजर आई। कर्फ्यू में ढील के दौरान वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी रही। चौपहिया या फिर दोपहिया सभी प्रकार के वाहनों पर रोक रही और जो लोग दोपहिया वाहन लेकर के आए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। वहीं कर्फ्यू में ढील के दौरान पुलिस काफी मुस्तैद नजर आई। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कर्फ्यू में ढील के दौरान की तस्वीरें, जहां 4 घंटे की ढील इस कर्फ्यू में आज दी गई। कल भी 4 घंटे की ढील दी गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से 4 घंटे में लोगों ने अपनी खरीदारी की। पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि अफवाहों का हिस्सा नहीं बने, ना अफवाहें फैलाएं, ना अफवाहें फैलाए वालों का साथ दें और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के अभी शांति देखी जा रही है। तो वहीं रामनवमी पर धारा 144 लागू करने पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आरएसएस जैसे शरारती तत्वों को लेकर के धारा 144 लागू की गई। सरकारों को राजधर्म निभाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इससे शरारती तत्व अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इससे रामनवमी के त्योहार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। तो ये बड़ी जानकारी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। धारा 144 अलग अलग जगहों पर लगाए जाने को लेकर के स्पष्टीकरण दिया उन्होंने। कहा कि सभी मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है और ये जो धारा 144 है वो आरएसएस जैसे शरारती तत्वों के लिए है। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि सरकारों को अपना राजधर्म निभाने के लिए इस तरह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कानून बनाने पड़ते हैं। तो वहीं उदयपुर के रामा फास्फेट इलाके में एक पैंथर झाड़ियों में शिकारियों के बनाए गए फंदे में फंसा हुआ पाया गया। माताजी मंदिर के पास फंसे इस पैंथर को जैसे ग्रामीणों ने देखा, फौरन वन विभाग को इसकी सूचना दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया और उसका रेस्क्यू कर इसे बचाया गया। पैंथर की उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास बताई जा रही है, जो कि एक नर पैंथर है और इस पैंथर के पांव फंसने से वो उल्टा सिर के बल लटक गया, जिससे जान बचाने के लिए उसने संघर्ष भी किया और इसकी वजह से उसके सिर से खून का रिसाव भी होने लगा था। फिलहाल पैंथर पूरी तरह से हष्टपुष्ट बताया जा रहा है। इसकी वजह से उसकी जान बच गई है। समय पर वन विभाग की टीम अगर नहीं पहुंचती तो इस पैंथर की जान जा सकती थी। ये शिकारियों की ओर से यहाँ पर लगाया गया था ट्रैप, जिसमें पैंथर फंसा और इसकी वजह से इस पैंथर को नुकसान पहुंचा। हालांकि लेकिन अभी ये ठीक बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने जैसे ही पैंथर को देखा झाड़ियों में फंसे हुए, उसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। इससे बेहोश करने के बाद झाड़ियों से निकाला गया। जो ट्रैप लगाया हुआ था उससे निकाला गया। शिकारी बड़ी तादाद में इस तरह से बाघों का शिकार करने के लिए इस तरह के ट्रैप जो है वो जंगल के इलाके में लगाते हैं और ऐसा ही ये ट्रैप जिसमें पैंथर फंस गया। वहीं बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर जब्त किए गए मोबाइल ही इस हत्या की असली वजह समेत कई राज उगलेंगे। पुलिस देवा गुर्जर के मोबाइल के साथ साथ आरोपियों के मोबाइल फोन को भी जब्त करके उनके डेटा खंगाल रही है। इस मामले में फरार चल रही करीब 1 दर्जन आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा
पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए मुकुंदरा के जंगलों और मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाकों में लगातार तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। अपराधी था देवा गुजर, इसके विरुद्ध काफ़ी आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और एक तरह से ये एक्सटोर्शन गिरोह का सदस्य था। इसी रंजिश आपसी प्रतिस्पर्धा, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और है कि प्लॉट का एक विवाद था और जो ठेकेदार वहाँ काम करते हैं RAPP में, उनसे वसूली को लेकर के आपस में। उधर झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और आज जिले के सुनेल कस्बे में सुबह घर में अकेली देख करके दाऊदी बोहरा समाज की बुजुर्ग महिला के मुंह पर टेप चिपका करके बदमाशों ने बंधक बना लिया और सोने की चूड़ियां लूट ली। मौके से फरार हो गए। सोने की चूड़ियां लूटने के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के हाथ पर चाकू से वार कर घायल भी किया। वारदात के बाद लोगों में गहरा आक्रोश है और वारदात की सूचना मिलते ही यूथ कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी इंदर सिंह सिसोदिया, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रमेश पालीवाल पीड़िता के घर पहुंचे, घटना का जायजा लिया है और बाद में पीड़िता के साथ सुनेल थाना पहुंचकर FIR दर्ज करवाई है। तो पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश कर रही है। दिन दहाड़े ये बेखौफ बदमाश घर में घुसे और बुजुर्ग महिला से लूट की। सारा 15 दिन रात में लेट गई थी नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज पढ़ने गई थी, बस मैं मस्जिद में से आ रही थी मैं सुबह में। तो मैंने सोचने बोला तुम्हारे ऊपर चोरी होगी। मेरे को मालूम नहीं कि चोरी क्या होगी। तो मैंने देखा तो ऐसी हालत थी। बस क्या हुआ था चोरी में? मतलब इनके एक बंगल गया है, एक बेंगल गया, बस एक ही ले गया अंदर। ये कौन आया था क्या मालूम। आज बोरा समाज का मेरे सुबह फ़ोन आया रमेश जी पालीवाल और हम दोनों के पास कि ऐसी हमारे यहाँ गली में चोरी होगी। पहले हम आपके घर पे गए, वहाँ पूरी घटना का जायजा लिया। उसके बाद यहाँ थाने में आके हमने तो उनकी अभी FIR दर्ज करवाई है पुलिस से के। और ये बड़ी निंदनीय घटना है कि अभी रमज़ान का महीना है, इधर रामनवमी का आज प्रोग्राम है और जिसने भी ये चोरी की घटना को अंजाम दिया, हमें प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके और इसको आज ही गिरफ्तार करके और इस घटना का पूरा घटनाक्रम का इसका जो है पूरी सख्ती से इसका ले। वहीं सीकर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब हर्ष फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूल्हे समेत 2 लोग घायल हुए हैं। यह घटना नेछवा थाना इलाके के किरडोली बड़ी गांव की है, जहां पर जानकारी के मुताबिक गांव में जयपुर के हिस्ट्री शीटर संग्राम सिंह के परिवार में शादी थी। शादी समारोह में बड़ी संख्या में हिस्ट्री शीटर और बदमाश पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक गांव में रात को करीब 1:30 बजे के बाद कई राउंड फायर हुई और पुलिस सोती रही, जिसमें जोधपुर के हिस्ट्री शीटर सुरेश सीगड़ की मौत हो गई है। बहरहाल सीकर पुलिस पर बड़े सवाल हैं कि इस तरह से गांव में इतने सारे हिस्ट्री शीटर इकट्ठा हुए और पुलिस को भनक नहीं लगी। देर रात को फायरिंग होती रही एक के बाद एक, उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई और इस दौरान एक बदमाश की मौत होने की खबर है। उधर बांसवाड़ा में चोरों ने एक वकील के घर पर जमकर उत्पात मचाया है। मामला खमेरा थाना इलाके के घाटोल कस्बे का, जहां पर खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोरों ने 5 लाख के गहने और 15,000 रुपये कैश चोरी कर लिए और इसी दौरान इसके बाद भागने लगे। वहीं इस दौरान वकील जिनेंद्र कोठारी की नींद खुली और उन्होंने भागते हुए चोरों को ललकारा। एक चोर को पकड़ लिया, शोर मचाया, जिसे सुनकर पास के कमरे में सो रहा बेटा बाहर आ गया। दोनों ने करीब 3 मिनट तक चोर को पकड़े रखा, लेकिन इस बीच चोर के साथी वापस आए और दोनों बाप बेटों पर पत्थरों से हमला बोल दिया। चोरों ने अपने साथी को दोनों के चुंगों से छुड़ा लिया और सारा सामान लेकर के फरार हो गए। घायलों के सिर पर 4-4 टांके आए हैं। वारदात की सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया, केस दर्ज किया है। बजे के करीब मैं अपना पानी पीने के लिए किचन में गया तो बेडरूम जो है हमारा, वहाँ से एक चोर अंदर से निकला और मेरे को धक्का देते हुए भागने की कोशिश की, जिस पर मैंने उसको पकड़ लिया। किचन की खिड़की जो उन्होंने खोल दी थी उससे वो बाहर निकलने के लिए कोशिश किया। मैंने पकड़ा, मेरा बेटा भी उठ गया था, उसने भी पकड़ा, लेकिन बाहर एक अन्य चोर जो था उसने मेरे साथ एवं मेरे बेटे के साथ मारपीट बाहर से की। जो लकड़ी का पटिया फंटा इस टाइप का कोई था साधन जो कि मेरे यहाँ पे मौजूद है, बाहर पड़ा हुआ है, उससे उन्होंने मारपीट की। एवं तीसरा अन्य जो चोर था वो आया पीछे से बाहर से और पत्थर से मेरे को सिर में चोट लगाई। चोट लगाने के बाद दूसरी चोट और लगाई। इसके बाद में मेरे को खून निकलने लगा,
और मैं अनकॉन्शियस हो गया, गिरने लगा और मेरे बेटे को भी उसने पत्थर से चोट लगाई और वो उस जो अंदर हमारी गिरफ्त में जो चोर था उसको खींच के बाहर लेकर न भाग गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 जिलों की एसीबी टीम ने अलवर के शाहजहांपुर के परिवहन कार्यालय पर छापेमारी की है और 12 लाख से ज्यादा केस जब्त किया है। इस मामले में परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी, दलाल रवि चौहान समेत करीब 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। एसीबी की तरफ से आपको बता दें कि इनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। एसीबी के एसपी ठाकुर चंद्र सिंह ने यह जानकारी दी कि सूचना मिली थी कि शाहजहांपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों की अवैध वसूली की जा रही है। इस सूचना के बाद मुख्यालय से परमिशन ली गई और तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए गए। फिर सुबह करीब 3:45 पर एसीबी की टीम ने ट्रक चालकों को रिश्वत की राशि दी और ट्रैप की कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध वसूली के 12 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक सूत्र सूचना हमारे जो एडिशनल साहब हैं अलवर के विजय सिंह जी, इन्होंने डेवलप की थी कि यहाँ पर जो शाहजहांपुर में चेक पोस्ट है, यहाँ पर जो परिवहन विभाग के कर्मी और अधिकारीगण हैं, ये अवैध वसूली कर रहे हैं। जो ट्रक आते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती, उनसे भी अवैध वसूली करते हैं, बिना उसके जाने नहीं देते। इस अवैध वसूली की सूचना पर इन्होंने मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करके उसको पुख्ता मान के उसका वेरिफिकेशन कई साधनों से शुरू किया गया और काफ़ी समय तक उसका वेरिफिकेशन किया गया, जिस पर इस अवैध वसूली की पुष्टि हुई। अभी 13 लोग डिटेन कर रखे हैं जी, जिनमें से अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। और जो टीमें हैं अलग अलग जगहों पर इनके घरों की तलाशी ले रही हैं। दलाल के घर से भी काफ़ी कुछ रिकवर हुआ है। करीब 12 लाख के आसपास राशि हमने रिकवर की है, जिसमें जैसा सर ने अभी बताया कि सूत्र सूचना हमें इस प्रकार मिली कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवैध वसूली का काम चल रहा है और प्रति ट्रक 200, 500, 1000 तक रुपए यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं और किसी भी ट्रक को बिना वसूल किए यहाँ से निकाला नहीं जाता था। तो इस तरह की सूत्र सूचना मिलने पे हमने उसको तकनीकी साधनों से डेवलप किया और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त करके उसको इंटरसेप्शन पे लेकर के मुख्यालय के निर्देशानुसार उसको पुख्ता रूप से उसके एविडेंस जुटाए जा करके आज इस कार्रवाई को सर के नेतृत्व में हमने आज अंजाम दिया है, जिसमें करीब 13 लोगों को अभी डिटेन किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी तकनीकी जो सर्विलेंस चल रहा था उसमें जिन जिन की जो वार्ताएं हैं उस हिसाब से और जो मुलजिम बनेंगे उनको हम इसमें नामजद कर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चैत्र नवरात्र की। आज 9वां दिन मां शक्ति के समृद्धि दात्री स्वरूप की पूजा अर्चना का दौर जारी है और आपको बता दें कि माता के श्रद्धालुओं की ओर से दुर्गा नवमी के मौके पर मां के स्वरूप यानी कि कन्या पूजन का कार्य किया जा रहा है। श्री गंगानगर जिले में माता के श्रद्धालुओं की ओर से भक्तों की ओर से कन्या पूजन हो रहा है। श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर मंदिरों में खास सजावट की गई है, खास तरह से झांकियां सजाई गई है। तो शक्ति की आराधना का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माँ भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और आखिरी दिन भी श्रद्धा का सैलाब कहीं भी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों का आने का सिलसिला जारी है और माता रानी के भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रसाद चढ़ा रहे हैं और प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को माँ भगवती के दर्शन करा देते हैं कि ये माँ भगवती के हैं विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर की, और जो लगातार पिछले 9 दिनों से चैत्र नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं के यहाँ आने का सिलसिला जारी रहा। माँ भगवती के सेवक भी बहुत आए हैं मंदिर में, श्रद्धा से बहुत उनका आत्मा भी यहाँ संतुष्टि हुई है, भी यहाँ भी खुल गया है मंदिर। आज रामनवमी पे देखा जा रहा है कि काफ़ी घरों में आज भी कन्या पूजन हो रहा है। हाँ, आज भी कन्या का पूजन हो रहा है। नवमी तक रहते हैं लोग, नवमी तक मनाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के विनोबा बस्ती स्थित इस मंदिर परिसर में नज़ारा देखिए आप, अभी भी भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। हालांकि श्री गंगानगर में दुर्गाष्टमी को ही ज़्यादा मनाया जाता है, दुर्गाष्टमी पे ही कंजक पूजन वगैरह किया जाता है। और आज रामनवमी के दिन यानी कि आज चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना कर उनसे मनोकामना पूर्ण होने की कामना की जा रही है। इस बीच
न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील करता है कि चैत्र नवरात्रों के दौरान जिस तरह से भक्ति और श्रद्धा का भाव इस बार बहा, आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह से हम माँ भगवती के साथ साथ सभी अपने इष्ट देवों को याद करते रहें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो वही आज नवरात्र का 9वां और अंतिम दिन है। आज सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ हवन यज्ञ का दौर भी चल रहा है। नवरात्र अनुष्ठान संपन्न हो रहा है और इस मौके पर सिरोही के महालक्ष्मी मंदिर में भी भक्तों का तांता देखने को मिला। तो जालोर में कई जगहों पर आज राम जन्मोत्सव को लेकर के शोभा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर के जिले के अलग अलग शहर भगवा रंग में नजर आए। भीनमाल, सांचौर, जालोर में शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान पुलिस जाब्ता भी सतर्क नजर आया। शोभा यात्रा पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन दुरुस्त नजर आ रहे हैं। ये रैली अब की बार जो हो रही है, जो भीनमाल के जितने भी संगठन है सबका सहयोग है और भारी मात्रा में इसमें जन सैलाब होगा। और पूरे जो भीनमाल के सभी चौराहे हैं उनको भगवे रंग के सजाया गया है। और दूसरा ये कि अब की बार हमें सरकार से थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, फिर भी लोग रामनवमी को लेकर जालौर में पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। जालौर जिले के भीनमाल में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी जो रैली है उस पर निगरानी रखी जाएगी। तो वहीं अलग से पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 7 दिनों से जो रामनवमी की रैली है उसको लेकर भव्य रूप देने को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से जो तैयारियां की गई थी उसको लेकर अब एक बार फिर से रामनवमी पर होने वाली इस रैली में विशेष रूप से प्रशासन ने भी सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी रैली पर सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। तो देश भर में राम जन्मोत्सव का पर्व रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सभी घरों की दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाई और दोहे अंकित किए गए हैं। ये गांव है बामनहेड़ा, जो राजसमंद के नाथद्वारा तहसील में है। गांव के लोगों का यह कहना है कि इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और धर्म से जोड़े रखना है। राजसमंद जिले का एक गांव ऐसा है जो आज भी रामायण की प्रेरणा देता है। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील के बामनहेड़ा गांव में। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ गांव के हर घर पर एक चौपाई लिखी हुई है। ये चौपाइयाँ लिखी गई हैं कि नवयुग जो पिंडी आएगी उसको संस्कार मिलेगा और गाँव का, देश का अच्छा कार्य होगा। संस्कार छोटे बच्चों के लिए, संस्कार के लिए स्कूल जाते बच्चे सब पढ़ते, सुबह दिन उगते निकलते, उसको भी अच्छा संस्कार मिलता है। उसके लिए क्या आप लोग गांव में जब ये चौपाई देखते हैं तो क्या मतलब दिमाग में आता है, क्या सोच मिलती है, क्या अच्छा संस्कार मिलते हैं? हमको राम भगवान से लिए अच्छा रहता है। हाँ, तो क्या मतलब क्या अच्छा रहता है, मतलब पढ़ने के लिए और अच्छा रहता है जी। तो ये तो गांव के बच्चे जिनका कहना ये है कि राम भगवान का जो नाम है वो नाम भगवान का नाम लेते हैं, वो एक अच्छी उनको प्रेरणा मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। अगर ऐसी सोच हर गांव में अपना ली जाए तो शायद प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर ना सिर्फ अंकुश लग पाएगा बल्कि लोगों का जीवन स्तर भी सुधर पाएगा। अलका सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।